हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग पुनः आ चुके हैं क्लास 8 का जो हमारी दुनिया है, जिसे हम भूगोल ज्योग्राफी कहते हैं, उसका इकाई 1 का ख में, जिसका चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग अभी देखने वाले हैं। जितने भी इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं टिक कर दूंगा। आप कॉपी किताब के साथ बैठेंगे और पूरा अच्छी तरह से नोट करते चलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक वानिकी क्या कहा जाता है। सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? तो कहेंगे समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वनों का विकास किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी कहते हैं। और एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है कि भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। लेकिन सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। दोनों में बहुत का अंतर है। इसमें क्या है? वन प्रतिशत पूछ रहा है, वन प्रतिशत कह रहा है, तो कहेंगे मिजोरम है जो कि 91.27% है। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो कि मध्य प्रदेश है, जो कि 77.7 वर्ग किलोमीटर है। दोनों में फर्क है, आप अच्छी तरह से इसको ध्यान रखेंगे। बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, और ये जो है पिछले साल में बताऊं आपको, तो शिक्षक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत सारे शिक्षकों के एग्जाम में विद्यार्थी ने गलती किया था, जो कि दोनों ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें मिजोरम ऑप्शन सही होना चाहिए था। लेकिन विद्यार्थी का ये पता था कि सबसे अधिक वन जो है वह मध्य प्रदेश में है, तो इसलिए मध्य प्रदेश लगा दिया था। लेकिन उसमें प्रतिशत दिया हुआ था, वन प्रतिशत मिजोरम। वन प्रतिशत किसमें है? मिजोरम में है। और वन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कहेंगे मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? तो आप हमेशा याद रखेंगे कि वन को क्या कहा जाता है। तो वन को क्या कहा जाता है? तो वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? वन को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट यदि आपसे कोई पूछे कि सदाबहार वन में क्या क्या होता है, तो सदाबहार वन के लिए हमेशा याद रखेंगे औसतम ऊंचाई होती है 60 मीटर तक होती है। और उसमें कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? तो कहेंगे सिनकोना, रबर, महोगनी, एबोनी, तार, नारियल, उसके बाद आयरनवुड, इस तरह से बरगद और भी वृक्ष मिलते हैं। और उसके बाद उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की जो ऊंचाई होती है, जिसमें वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ समझ सकते हैं कि आप सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। वो देखिए, सदाबहार वन का मतलब है कि जहाँ पर जो है मोटी लाइनें दी हुई है, ये सदाबहार वन का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र सदाबहार वन का क्षेत्र है। ठीक है, और ये पतझड़ क्षेत्र कौन सा है? देखिए, पतझड़ क्षेत्र का मतलब ये है, पतझड़ सॉरी सॉरी ये जो है आपका सदाबहार क्षेत्र है, और ये जो है आपका पतझड़ क्षेत्र है। और शुष्क क्षेत्र जो है आपका, ये शुष्क क्षेत्र हो गया। और उसके बाद पर्णपाती वन जो है वो आपका ये पर्णपाती वन हो गया। उसके बाद डेल्टा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो डेल्टा क्षेत्र ये वाला और ये वाला, यानी कि और यहाँ भी कुछ डेल्टा क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये डेल्टा क्षेत्र पाए जाते हैं। ओके, सदाबहार वन कौन सा हो गया? जो कि तिरछी लाइन है, वो सदाबहार वन हो गया, जो कि आपको यहाँ दिख रही होगी। पतझड़ क्षेत्र कौन सी होगी? ये खड़ी लाइन जो है। शुष्क क्षेत्र कौन सी होगी? ये वाली क्षेत्र हो गई, यानी कि ये सब पंजाब जो हो गया, ये सब चलाता है किसमें? तो पंजाब जो है उसमें शुष्क क्षेत्र हो जाती है। और ये वाला जो है, ये आप देख रहे हैं, ये तमिलनाडु तमिलनाडु जो देख रहे हैं, यहाँ तमिलनाडु होता है और यहाँ केरल है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपना जो है ना पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बस आप एक बार अच्छी तरह से ध्यान से देखते चलेंगे। नेक्स्ट आगे यदि देखें तो राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कहेंगे बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। पूरी अच्छी तरह से पता होगा आपको। और एक चीज़ और याद रखेंगे, रेड डाटा बुक क्या है? तो कहेंगे रेड डाटा बुक का जो है सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा प्रकट संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक कहता है। इसमें क्या है कि जो जानवर विलुप्त हो रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है, उसमें उसके बारे में लिखा होता है, उस बुक में रखा जाता है उसे। कौन कौन से जानवर हैं जो विलुप्त हो रहे हैं उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, कुल भारत में जो है कितने अभयारण्य हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कहेंगे देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान है, 448 अभयारण्य है और 16 जैव मंडल हैं। ठीक है, जिसमें बिहार में क्या है? बिहार में कांवर झील, जो कि बिहार बेगूसराय में है। कौन कौन बिहार के बेगूसराय से हैं, एक बार जरूर आप हमें कमेंट करेंगे। गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? गया में है। गया वाले दोस्त भी जरूर एक बार आप जरूर मुझे कमेंट करेंगे। और पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर वन प्राणी अभयारण्य है। तो खास करके आप तीनों जरूर आप मुझे कमेंट करेंगे, बेगूसराय, गया और पश्चिम चंपारण वाले। देखते हैं कि कहाँ कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ।
पूरा अच्छी तरह से आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चन आंसर, अच्छी तरह से आप देखते चलेंगे। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो कहेंगे मध्य प्रदेश में। इसमें आप जो है हमेशा याद रखेंगे, वन क्षेत्र पूछा है तो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो आप अच्छी तरह से देख लेंगे कि वन क्षेत्र यदि कहेगा तो कहेंगे मध्य प्रदेश, और यदि वन प्रतिशत कहेगा तो मिजोरम कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत वनस्पतियां मिलती है? 10,000। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंध पतझड़ वन पाए जाते हैं। इनमें कौन उभयचर जीव है? तो कहेंगे कछुआ, जो कि दोनों जगह पर रहता है, यानी जल और स्थल दोनों जगह पर रहता है। इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय। रेड डाटा बुक क्या है? तो विलुप्त हो रहे प्राणी की सूची बना करके रखा जाता है, जहाँ वो हो जाती है रेड डाटा बुक। उसके बाद देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? ये आपको कमेंट में बताना है कि कितनी है। अभी जस्ट मैं आपको पीछे बताया था कि कितनी है, सो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है आप मुझे कमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, खाली स्थानों को उपर्युक्त शब्दों में भरें। वन है तो क्या है? हम है। ठीक है, कृत्रिम रूप से किए गए पौधा रोपण को डैश कहते हैं? तो कहेंगे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। नेक्स्ट, हिमालयन से प्राप्त रासायनिक क्या कहलाता है? किसके उपचार में किया जाता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है। चंदन के वन कहाँ मिलते हैं? कर्नाटक में मिलते हैं। हमेशा चंदन के वन कहाँ मिलते हैं? कर्नाटक में मिलते हैं। जो कि आपको पता होगा कि पुष्पा मूवी जो है, पुष्पा मूवी में किसका ये चलता है? तो चंदन की लकड़ी का है जो है ना, उसमें पूरी जो मूवी है वो चंदन की लकड़ी पे ही है, जो कि बहुत ही कीमती लकड़ी है। वो कहाँ मिलता है? कर्नाटक के जंगल में शूटिंग किया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डैश वन पाए जाते हैं? तो कहेंगे सदाबहार वन पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? गया में, अभी जस्ट पढ़े थे। वन को पृथ्वी क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पूरा अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर आप लोग देखेंगे। सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? आराम से शॉर्टकट में आप यहाँ से लिख देंगे, कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को सामाजिक वानिकी कहते हैं। और उससे यदि संतुष्ट नहीं है तो आप चलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? समाज में पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वनों का विकास किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 3 प्रमुख वृक्षों के नाम लिखें। इसमें 3 बताइए, लेकिन मैं आपको ज़्यादा लिखा हूँ। क्यों? क्योंकि आप 5 लिखेंगे तो कहीं ना कहीं 2-4 याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रबर, महोगनी, तार, नारियल आदि के वृक्ष मिलते हैं। आप इस तरह से अपना एक स्पेशल कॉपी हमारी दुनिया का बना लेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, किस वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रय स्थली का काम करता है? तो कहेंगे जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रय स्थली का काम करता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जो कि आपको सभी चैप्टर, सभी बुक का आपको क्वेश्चन से मिलेगा। मैथ से लेकर के संस्कृत तक, हिंदी, हमारी दुनिया, अतीत से वर्तमान एवं नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, साइंस, यानी सभी बुक का आपको क्वेश्चन इस चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस राज्यों के नाम लिखिए जहां देश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो क्या होगा? असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मेघालय में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वनों के कोई 3 महत्व को लिखें। वनों के 3 महत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा है? तो कहेंगे भूमि कटाव को रोकने के लिए। जैसे मान लो कि यदि वन हम लगा देते हैं, क्या होता है? भूमि जकड़ लेता है, उसकी जो जड़ होती है, जड़ क्या करता है? मिट्टी को पूरा अच्छी तरह से पकड़ लेता है, जिससे क्या होता है? मिट्टी नीचे की तरफ जा नहीं पाती है, और जिससे हमारा मिट्टी रुका हुआ रहता है, वन का यानी मिट्टी कटाव नहीं हो पाता है। दूसरा, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो हम लोग O2 लेते हैं, ठीक है, वृक्ष जो है वो O2 छोड़ता है, और हम लोग क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं। तो CO2 हम लोग छोड़ते हैं और वन क्या करता है? O2 छोड़ता है। यानी एक दूसरे में क्या कर रहे हैं? हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं, और जो पेड़ पौधे O2 जो छोड़ते हैं वो हम लोग लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? वन यानी कि पूरा प्रदूषण क्या होता है? संतुलित रहता है। इसलिए वन लगाना बहुत जरूरी है। मैं आपको कहूँ तो अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाएं। कुछ करें या ना करें, एक पेड़ जरूर लगाया करें, जिससे आपके लिए बहुत ही देश के लिए हित की काम करेंगे आप। तीसरा, पृथ्वी पर जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र, जो कि मैं आपको पीछे बताया था, जल चक्र क्या होता है। तो जल चक्र में क्या होती है कि नदियों का पानी की बाष्प बनता है, बाष्प बन क्या होता है? संग्रहण होता है, संग्रहण बन क्या होता है? फिर से वर्षा होती है, वर्षा के बाद क्या होती है? फिर नदी में आती है, फिर ये चक्र लगातार चलती रहती है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपके हित के लिए
आपको से एक बिना हो कुछ भी पैसा लिए हुए यदि आपसे एक अच्छी सी जानकारी दी जाती है तो बस एक बार आपके लिए बस एक ही चीज़ चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर आप बोलें जो आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर छुटा हुआ है, इस क्वेश्चन का आप जवाब जरूर देंगे कि इसका कमेंट में क्या जवाब होगा। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।